हेलो दोस्तों। तो बहुत रिक्वेस्ट आई थी हमारे पास कि हम 2025 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर एक वीडियो बनाए डीईसी के। तो लीजिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डीईसी के जो 2025 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं और हमारी जो ये रिसर्च है लास्ट के 5 साल के पेपर के बेस पे बनाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो डीसी 01 जो पेपर है आपका वो है ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर एंड सर्विसेज। तो इस पूरे पेपर के अंदर जो की एरियाज हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस कौन कौन से हैं, डेली रूटीन एक्टिविटी प्लानिंग कैसे करता है उसके बारे में होता है, रोल क्या होता है केयर गिवर या टीचर का, प्ले एंड लर्निंग मटेरियल्स क्या क्या होते हैं, लर्निंग एनवायरनमेंट क्या क्या होता है, क्या वातावरण होता है सीखने का, ऑब्जर्वेशन एंड असेसमेंट हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं और कैसे एसेस करते हैं, कैसे समझते हैं कि बच्चे में विकास हो रहा है, और डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट प्रैक्टिसेस की ऐसी प्रैक्टिसेस या ऐसी चीजें करें जिससे बच्चे का विकास प्रॉपर हो। तो ये पूरा डीसी 1 जो पेपर है आपका वो इन्हीं सारी चीजों के इर्द गिर्द है। अब जो हमारे इस साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं 2025 के इस डीसी 01 पेपर के, वो ये आपके सामने हैं। अब हम एक एक करके इन क्वेश्चंस को थोड़ा डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे समझने की। मैं यहाँ पे डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ आपको हर क्वेश्चंस के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या ऐसी चीजें जो आपको पेपर आंसर में मेंशन करनी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आ सकता है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट। बच्चे के विकास के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए विकास के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके अंदर की पॉइंट्स जो हैं वो हमें ये वाले लिखने हैं। सबसे पहले हमें लिखना है डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस एंड सीक्वेंशियल प्रोसेस। यानी कि डेवलपमेंट जो विकास जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और सीक्वेंशियल है, जो एक पैटर्न को फॉलो करता है एक के बाद एक के बाद। जैसे सबसे पहले बच्चा अगर क्रॉल करेगा यानी कि घुटनों के बल चलेगा, उसके बाद वो खड़ा होगा किसी चीज को पकड़ के और फिर धीरे धीरे वो चलना सीखेगा। तो ये एक डेवलपमेंट का पैटर्न है, ये प्रोसेस है जो सीक्वेंशियल है, पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा। इसके ऊपर आप थोड़ा लिख सकते हैं। फिर आप दूसरा इसके अंदर की पॉइंट लिख सकते हैं कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। सबसे पहले जनरल चीजें डेवलप होती है, फिर स्पेसिफिक चीजों की बात होती है। जैसे ग्रॉस मोटर बॉडी स्किल है वो पहले डेवलप होता है फाइन मोटर स्किल्स के पहले। जो मेजर मेजर स्किल्स हैं वो जनरल जो स्किल्स हैं वो डेवलप होती है, फिर स्पेसिफिक स्किल्स डेवलप होती है जो हर बच्चे के अंदर अलग अलग हो सकती हैं। अब आता है कि डिफरेंट डोमेन्स आर इंटर रिलेटेड। ये भी एक प्रिंसिपल है कि जो अलग अलग डोमेन्स है, जैसे कॉग्निटिव है, इमोशनल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, ये अलग अलग डोमेन्स हैं बट ये इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर उसका इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो तो सोशल बिहेवियर खराब हो जाएगा, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट सही नहीं हुआ तो इमोशनल डेवलपमेंट खराब हो सकता है, उसकी इन सारे का चीज़ों का इफेक्ट उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट की हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है, तो हमें इसके बारे में भी थोड़ा अच्छे से लिखना है। उसके बाद हमें लिखना है कि एक प्रिंसिपल है चाइल्ड, एवरी चाइल्ड इज यूनिक। हाँ, हमें ये मान के चलना है कि जो बच्चे का विकास होगा उसके अंदर हर चाइल्ड की जो यूनिकनेस है उसको भी ध्यान में रखना है। अब यूनिकनेस आती कैसे है, देखिए उसकी हेरिडिटी के हिसाब से उसके अंदर यूनिकनेस आती है, एनवायरनमेंट के हिसाब से उसकी यूनिकनेस आती है, क्योंकि हर बच्चा अलग है। वो अलग क्यों है, उसका उसका वातावरण अलग है, उसके जो वंशानुगत जो चीज़ें आई है उसके अंदर वो अलग हैं। तो इन सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है, इसीलिए हर बच्चा अलग होता है। ये भी एक प्रिंसिपल के रूप में आप उसको लिख सकते हैं। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस बाय मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। हाँ, अब इसके साथ जैसे जैसे आप बड़े होते हो आपके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपके जो अनुभव होते हैं वो भी आपके विकास को प्रभावित करते हैं और हमें ये चीज पता है, तो इसको भी एज अ प्रिंसिपल हम लिख सकते हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो आता है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो। हेड टू टो का मतलब ये होता है कि पहले सिर से शुरू होगा फिर टो तक जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो पहले पहले सिर के जो डेवलपमेंट होता है वो ज्यादा होता है। एंड दूसरा होता है सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज, यानी कि पहले जो शरीर का जो सेंटर होता है, आप कह सकते हो सीने के आसपास या पेट के आसपास का जो होता है, इसको प्रॉक्सिमल स्टिल कहते हैं। यहां से शुरू होकर बाहर की तरफ जाता है, तो पहले ये वाला पोर्शन बड़ा होता है फिर फिंगर्स के अंदर डेवलपमेंट होता है इस तरह से, तो ऊपर से नीचे बीच में से साइड से, तो ये इस तरह का डेवलपमेंट होता है। तो इसको भी हम एक प्रिंसिपल के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे है कि जैसे बच्चा पहले बैबलिंग करना शुरू करता है बोलने से पहले,
बड़ा 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 इस तरह से जो बच्चे का अलग अलग साउंड निकालते हैं उसको बैबलिंग कहते हैं, वो पहले होगा और उसके बाद वो मीनिंगफुल वर्ड्स बोलना सीखेगा। तो ये सारे वो चीज़ें हैं जो आपको अपने आंसर के अंदर इंक्लूड करनी है। इसके अलावा और भी है, पर ये मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट्स है वो आपको मेंशन किए हैं। अब इसके बाद इसमें जो दूसरा सवाल है वो है डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू 6 ईयर्स। जन्म से लगाकर 6 साल तक क्या ग्रोथ होते हैं, क्या डेवलपमेंट होता है उसके ऊपर। तो इसमें भी हमने जो की पॉइंट्स है वो ये हैं कि 0 से 2 साल तक जो ग्रोथ होती है उसको मैंने अलग से मेंशन किया है, और 2 से 6 तक जो भी उसको अलग से मेंशन किया है। आप इसको अलग से आराम से डिस्क्राइब कर दीजिएगा डिटेल के अंदर। रैपिड फिजिकल ग्रोथ, 0 से 2 साल में फिजिकल ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज होती है। जो पहले रिफ्लेक्सेस होते हैं, बच्चा पहले अपने इंटेंशन से हाथ नहीं करता, जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो अब इंटेंशनली हाथ को, जैसे पहले तो ऐसे ही चीज़ों को पकड़ने का सिर्फ प्रयास करता है, वो रिफ्लेक्सेस होते हैं, उसके सामने कोई चीज़ आएगी तो उसको उसको एग्जैक्टली पता नहीं होगा कि उसको क्या करना है, बट धीरे धीरे वो इसी एक्शन को वॉलेंटरी कर रहा है, यानी अपनी पसंद से अपनी चॉइस से चीज़ों को पकड़ना शुरू करता है। ये वॉलेंटरी एक्शन होता है। तो ये शुरू के 2 साल में होता है। फिर लैंग्वेज स्टार्ट हो जाती है डेवलप होना, जिसमें पहले तो वो कुछ अजीब से वर्ड बोलता है, फंबल बैबलिंग करता है, पर फिर धीरे धीरे इसी एज के अंदर उसके पहले शब्द भी आ जाते हैं, जैसे मम्मा, पापा, दादा, ताता, इस तरह से ये जो फर्स्ट वर्ड्स होते हैं ये शुरू हो जाते हैं। फिर इसी एज के अंदर उसका इमोशनल अटैचमेंट भी शुरू हो जाता है, यानी इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है अपने केयर गिवर के पास साथ में, जैसे कि मदर है तो उसको देख के खुश होना, मदर को देख के मुस्कुराना, जो भी उसका ध्यान रखेगा उसके साथ उसका एक अटैचमेंट डेवलप हो जाता है। अब इसी तरह से उसका जो चाइल्डहुड होता है, 2 से 6 साल तक की जो चाइल्डहुड की एज होती है उसमें भी कुछ डेवलपमेंट होते हैं। उसमें आता है मोटर स्किल आता है, जिसमें दौड़ना, चीज़ों को पकड़ना, ड्राइंग करना, चीज़ों को इधर उधर रखना, चीज़ों को पकड़ के मुंह में डालना, ये सारी चीज़ें जो होती है ये उसके मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट का पार्ट है। फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होता है। अब उसकी लैंग्वेज रिलेटिवली बहुत साफ हो जाती है, वो आराम से अपनी चीज़ें, अपनी बात को रख पाता है, प्रेजेंट कर पाता है, उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद इसमें होता है सेल्फ कंसर्न एंड इंडिपेंडेंस इंक्रीजेस। हाँ, अब वो इंडिपेंडेंट इंक्रीज होता है, अब उसको थोड़ा आभास होना शुरू होता है कि ये मेरी चीज़ें हैं, ये किसी और की है, ये मुझे लेना है, ये मुझे चाहिए, ये मेरी पसंद है, ये मेरी नापसंद है, इन सब का भी विकास होता है। सोशलाइजेशन थ्रू प्ले, हाँ, खेल के साथ साथ अब वो लोगों से मिलना जुलना, दोस्त बनाना ये भी सीखता है। तो ये स्टेजेस हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की 0 से 6 साल तक की उम्र में। अगला जो क्वेश्चन आता है वो है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के अंदर खेल का क्या महत्व है, ठीक है। तो की पॉइंट्स इसमें है कि खेल के थ्रू उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जिससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग या क्रिएटिविटी स्किल इंप्रूव होती है। उसका सोशल स्किल डेवलप होता है खेल खेल में, जिससे वो शेयरिंग करना, कोऑपरेशन करना, टीम वर्क करना, एक साथ मिलजुल के काम करना सीखता है। उसका इमोशनल एक्सप्रेशन और रेगुलेशन डेवलपमेंट होता है, प्रमोट होता है, जैसे कि वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखता है खेल खेल में, जीत को मैनेज करना सीखता है, हार को मैनेज करना सीखता है, कैसे बिहेव करना है दूसरों के साथ जिससे उनको बुरा लगे, ये सारी चीज़ें वो खेल खेल में सीख लेता है। लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है। हाँ, जब बच्चा खेलता है तो खेल खेल में उसकी भाषा का भी विकास होता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल का भी विकास होता है, कैसे बात करनी है, और डेफिनेटली उसकी मोटर डेवलपमेंट तो होता है, जो ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल है तो इसके अंदर भी उसका डेवलपमेंट होता है। अब इसमें जो एक की पॉइंट और है, एक जो आप मेंशन कर सकते हो कि डीईसी जो एम्फेसाइज करता है वो करता है कि प्लेलेस प्ले बेस्ड लर्निंग इज सेंट्रल टू अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। डीईसी कहता है कि जो प्ले बेस्ड एजुकेशन है, लर्निंग है, वो ईसीसी का यानी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का सेंटर है। इस इसी के माध्यम से पूरा डीईसी बोलता है कि इसी के माध्यम से अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि प्ले बेस्ड, खेल खेल के अंदर। तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो, और अगर आप बुक में देखोगे शायद एक दो पॉइंट आपको और मिल जाएंगे तो आप उनको भी ऐड ऑन कर सकते हो। अब आता है राइट अ सैंपल डेली शेड्यूल फॉर अ प्री स्कूल प्रोग्राम एंड एक्सप्लेन इट इंपॉर्टेंस। हाँ, ये भी सवाल आ सकता है कि एक सैंपल डेली शेड्यूल बनाइए प्री स्कूल प्रोग्राम के लिए, कि रोज बच्चा जब स्कूल आता है तो उसको क्या करेगा, उसका टाइम टेबल क्या रहेगा, एक तरह से शेड्यूल जिसको हम बोलते हैं, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो कि बच्चे जैसे 9 बजे स्कूल आएगा, थोड़ा फ्री प्ले होना चाहिए आधा घंटा, फिर 9:30 बजे के आसपास हम सर्किल टाइम करेंगे जिसमें स्टोरी सुना सकते हैं, सॉन्ग्स गा सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। 10 बजे हम एक्टिविटी टाइम करेंगे जिसमें कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का काम हो सकता है, कुछ पजल्स वगैरह हो सकता है जिससे बच्चे को इंटरेस्ट आए। फिर 11 बजे आउटडोर प्ले करेंगे। अब यहाँ पे देखो आउटडोर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पहले हम इंडोर थे, आउटडोर डेवलपमेंट की भी जरूरी है। तो अब 11 बजे के आसपास आउटडोर प्ले करेंगे।
ठीक है, 11:30 बजे स्नैक टाइम हो जाएगा, बच्चा कुछ खाएगा, थोड़ा कुछ स्नैक्स स्नैक्स लेगा। 12 बजे कंसेप्ट टीचिंग होगी, यानी अब बच्चे को हम कुछ एक चीज़ के बारे में बताएंगे, कोई थीम बेस्ड की चीज़ के बारे में। हम किसी एनिमल्स के बारे में बता सकते हैं, कलर्स के बारे में बता सकते हैं, शेप्स के बारे में बता सकते हैं। ऐसा ही एक थीम बेस्ड टीचिंग करेंगे। और 12:30 बजे के आसपास हम वापस म्यूजिक एंड डांस के थ्रू डांस करेंगे थोड़ा बच्चे की ग्रॉस मोटर बॉडी स्किल के लिए। तो ये आप क्या कर सकते हो, सैंपल एक्टिविटी शेड्यूल पूरा लिख के आप इन सब के फायदे लिख सकते हो कि उससे क्या फायदा होगा, एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर आता है इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। तो देखो, ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है बच्चे को, एक स्ट्रक्चर फॉर्म में लेके आता है, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसके बैलेंस डेवलपमेंट में हेल्प करता है कि सब एक्टिविटी हो रही है, आउटडोर एक्टिविटी हो रही है, इंडोर एक्टिविटी हो रही है, हम फाइन मोटर स्किल्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, हम इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो एक बैलेंस डेवलपमेंट हो रहा है सब तरह का। और बिहेवियर इश्यूज को रिड्यूस करता है। हाँ, उसके जो बिहेवियर इश्यूज हैं वो नोटिस होंगे, उनको भी रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये इसके फायदे हैं। और आप अपने मन से भी कुछ और फायदे लिख सकते हो जो आपको ध्यान में आते हैं। मैं ज़्यादा इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है इसका, हाउ वुड यू प्लान अ थीम बेस्ड एक्टिविटी फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन। एक थीम बेस्ड एक्टिविटी आप कैसे प्लान करोगे, जो हमने बताया था किसी एक चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले इसमें स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम थीम चूज करेंगे। आप इसमें सारे स्टेप्स मेंशन कर सकते हो और थोड़ा बता सकते हो थीम बेस्ड एक्टिविटी क्या होती है। थीम बेस्ड एक्टिविटी बेसिकली वो होती है कि हम कोई एक थीम को लेकर बच्चे को कुछ चीज़ सिखाते हैं। तो सबसे पहले हम थीम सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमने थीम सेलेक्ट कर ली फ्रूट्स। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव हम ये दिखाना चाहते हैं कि एक तो बच्चा फ्रूट्स को रिकॉग्नाइज करे कि एप्पल कैसी होती है, मैंगो क्या होता है, इनको रिकॉग्नाइज करे। दूसरा, उसको फ्रूट्स के हेल्थ बेनिफिट पता चले कि फ्रूट्स खाने से हमें क्या फायदा होता है, हमारी ग्रोथ में क्या फायदा होगा, ठीक है। अब एक्टिविटी हम कैसे प्लान करेंगे, हम एक स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। जैसे ग्रीडी फ्रूट सेलर, एक ग्रीडी फ्रूट सेलर होता है, उसकी जो कहानी होती है, उसकी ऐसी कोई भी कहानी जिसमें फ्रूट्स इंक्लूड हो, तो ऐसी कोई कहानी सुना सकते हैं। फिर हम आर्ट के थ्रू हम फ्रूट्स को समझा सकते हैं। हम फिंगर पेंटिंग कर सकते हैं एप्पल्स को लेकर, या फिंगर्स के थंब, ये पाम के थ्रू एप्पल प्रिंट करते हैं। देयर आर मैनी वेज। तो उसके थ्रू हम फिंगर आर्ट प्रिंट करेंगे। फिर रोल प्ले। अच्छा, रोल प्ले में हम ऐसा कर सकते हैं कि हम बच्चों को अलग अलग रोल प्ले दे सकते हैं कि एक बच्चा फ्रूट सेलर है, दूसरा मार्केट, हम फ्रूट मार्केट का एक सेटअप लगा सकते हैं जहाँ पे एक बच्चा जाएगा फ्रूट खरीदने के लिए, दूसरा सेल करेगा, समथिंग लाइक दैट। तो यू नीड टू बी क्रिएटिव, आपको थोड़ा क्रिएटिव होकर सोचना पड़ेगा। फिर इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं कुछ सॉन्ग्स इंक्लूड कर सकते हैं, कुछ राइम्स इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे बच्चे को अच्छा इंटरेक्शन हो लर्निंग के थ्रू। फिर हम फाइनली उसकी इवेल्युएट करेंगे कि कितने बच्चों को क्या समझ में आया, या कोई ऐसा बच्चा है जिसको कुछ भी कुछ समझ में नहीं आया हो, तो हम उनको भी पॉइंट आउट करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो भी ज़्यादा सीखे। अब इसके लिए आप लोकल रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हो, पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हो। अब आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना प्रैक्टिकल बनाना चाहते हो। पेरेंट्स को भी इंक्लूड कर सकते हो। पेरेंट्स को बता सकते हो कि जिस दिन आप कुछ फ्रूट के बारे में थीम ले रहे हो, तो पेरेंट्स को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हो सके तो वो फ्रूट साथ में भेजे, ठीक है, या फिर बच्चे को घर पे उस फ्रूट के बारे में जितना ज्यादा हो सके बात करें। तो दिस कैन बी वन ऑफ द वे। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द फीचर ऑफ एन आइडियल इंडोर एंड आउटडोर प्ले एरिया फॉर प्री स्कूल। इंडोर एरिया और आउटडोर एरिया में कौन से फीचर्स होने चाहिए। तो सबसे पहले हम इंडोर एरिया की बात करते हैं। तो सेफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, अच्छी लाइट अच्छी होनी चाहिए, चाहे बच्चों के साइज के फर्नीचर होने चाहिए, जैसे टेबल है, स्टूल है जिस पे बच्चा बैठा है, तो बहुत ऊंची नहीं होनी चाहिए। पजल्स यूज कर सकते हो, ब्लॉक्स यूज कर सकते हो इनके अंदर, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और ओवरऑल हमें मेक श्योर करना है कि एनवायरनमेंट सेफ रहे, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है ना। कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स ना हो, शार्प कॉर्नर्स नहीं हो फर्नीचर के। तो ये थोड़ा एक आइडियल इंडोर प्ले एरिया हो सकता है। एंड इन दोनों ही, चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, आप इसके अंदर एक चीज और यूज कर सकते हैं जो मैंने लिखी नहीं है, कि ट्राई टू मेक इट कलरफुल, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट ज्यादा रहे। अब आउटडोर में क्या होता है, सैंड पिट्स हो सकते हैं, रेत हो सकती है, स्विंग्स हो सकते हैं, झूले हो सकते हैं, ट्राई साइकिल्स हो सकती है। पर हमें सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, हमें प्रॉपर फेंसिंग करके रखनी है कि बच्चा कहीं बाहर ना जाए, या ऐसी कोई शार्प ऑब्जेक्ट ना हो इर्द गिर्द जहाँ बच्चे को चोट लग जाए। इसके साथ ही साथ हमने शेड्स को प्रोवाइड करना है ताकि बच्चों को धूप न लगे, ऊपर रोशनी की प्रोटेक्शन के लिए, सन प्रोटेक्शन के लिए शेड्स वगैरह लगा सकते हैं। तो ये सब हम आउटडोर एक्टिविटी में हम कर सकते हैं। फिर प्रिंसिपल इसका जो है, शुड स्टिमुलेट ऑल राउंड डेवलपमेंट इन सिक्योर सेटिंग्स। तो हमारा प्रिंसिपल ये है कि हमें बच्चे के ऑल राउंड डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना है, जिसमें सिक्योर सेटिंग सबसे पहले, बच्चा सेफ रहना चाहिए। तो इन सब चीजों को आप और एक्सप्लेन कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ केयर गिवर इन सपोर्टिंग इमोशनल डेवलपमेंट। जो केयर गिवर होता है उसका रोल क्या होता है, माँ का, पेरेंट्स का, जो भी केयर गिवर है बच्चे को, या टीचर्स भी केयर गिवर ही है,
उनका सपोर्ट डेवलपमेंट के अंदर, इमोशनल डेवलपमेंट में क्या सपोर्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहले प्रोवाइडिंग इमोशनल सिक्योरिटी एंड लव। अब जो केयर गिवर होते हैं उनको इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल सिक्योरिटी देनी है बच्चे को। बच्चे को ये महसूस होना चाहिए कि वो इमोशनली सिक्योर है, उसको बहुत प्यार मिल रहा है, वो अपने इमोशंस को प्रेजेंट कर सकता है। हमें बच्चों को उसकी जो वो जो रिस्पॉन्ड करता है उसके प्रति सेंसिटिव होना है कि ऐसा क्या कर रहा है। जैसे कोई एक बहुत ही प्रचलन में है कि जब कोई लड़का रोता है तो बोला है क्या लड़कियों की तरह रो रहा है। ये बहुत गलत बात है। अगर वो रो रहा है तो हमें उसको समझना चाहिए, उसकी भावनाओं को समझना चाहिए। हमें उसके इमोशनल बिहेवियर के लिए मॉडल क्रिएट करना चाहिए कि ये राइट बिहेवियर होता है। अगर आपको गुस्सा आता है तो आपको क्या करना है, आपको रोना आता है तो आपको क्या करना है, आपको किस तरह से बिहेव करना है, एक मॉडल के थ्रू प्रेजेंट करना चाहिए। हमें एक्सप्रेस करना, एनकरेज करना चाहिए कि आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करो, खेल के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू, बता के। इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज करना चाहिए। फिर प्रोवाइड कंसिस्टेंट एंड पॉजिटिव डिसिप्लिन। हमें रेगुलर उनको पॉजिटिव डिसिप्लिन की तरफ मोटिवेट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि पॉजिटिव डिसिप्लिन क्या होता है, हमें अपने इमोशंस को कैसे ध्यान में रखते हुए कैसे बात करनी है, कैसे करना है। ये सारी चीज़ें हम उनको बता सकते हैं। अब इग्नू जो फोकस करता है वो ये फोकस करता है सिक्योर अटैचमेंट लेज द फाउंडेशन फॉर हेल्दी इमोशनल डेवलपमेंट। तो इग्नू कहता है कि जो सिक्योर अटैचमेंट है वो बेस है, वो कोर है बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट का। सबसे पहले बच्चे को सिक्योर, सेफ और लव्ड फील होना चाहिए। ठीक है, तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जर्विंग चिल्ड्रन इन चाइल्ड केयर सेटिंग्स? क्या इंपॉर्टेंस है ऑब्जर्विंग चिल्ड्रन इन चाइल्ड केयर सेटिंग? तो सबसे पहले तो इसकी इंपॉर्टेंस है हेल्प अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्रोग्रेस। उस चाइल्ड केयर सेटिंग्स के अंदर हम बच्चों को ऑब्जर्व कर सकते हैं उसके डेवलपमेंट प्रोग्रेस को, कि उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, क्या कोई कहीं कुछ ध्यान देने की आवश्यकता है नहीं है। हम आइडेंटिफाई करते हैं उसकी नीड्स को, उसके इंटरेस्ट को, लर्निंग के अंदर उसको क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ पसंद नहीं है। हम डिटेक्ट करते हैं उसके अंदर यानी कोई बिहेवियर या डेवलपमेंटल कंसर्न है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहां हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, तो उसको हम डिटेक्ट करते हैं। हम ऐड ऑन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं एप्रोप्रिएट करिकुलम, ऐसा सिलेबस, ऐसा करिकुलम बनाए जो बच्चे की नीड्स को ध्यान में रखते हुए हम कर सकते हैं, ताकि हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो हम इसको अच्छी तरह से बना सकते हैं। फिर हम एक सपोर्ट करते हैं पार्टनरशिप विद पेरेंट थ्रू एविडेंस बेस्ड फीडबैक, कि बच्चे पेरेंट्स के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, क्योंकि टीचर और पेरेंट्स दोनों को मिलकर बच्चे के विकास के ऊपर काम करना है। तो टीचर जो ऑब्जर्व करेगा वो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेगा कि मैंने ये ऑब्जर्व किया है, आप भी ध्यान रखिएगा, ऐसा 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 है। तो जहां भी जरूरत पड़ती है कोई स्पेशल सर्विसेज को लेने की तो पेरेंट्स ले सकते हैं। अब इसके टूल्स क्या हैं? आप चेकलिस्ट बना सकते हो, एंसेडोटल रिकॉर्ड्स बना सकते हो, डायरीज बना सकते हो जो स्कूल्स में होती हैं, जिससे कि पेरेंट्स और टीचर्स का कोलैबोरेशन अच्छे से काम करे। अब अगला क्वेश्चन हो सकता है एक्सप्लेन हाउ स्टोरी टेलिंग कैन बी यूज्ड एज एजुकेशनल टूल इन अर्ली चाइल्डहुड। अब ये जो स्टोरी टेलिंग होती है ये कैसे वर्क करती है एजुकेशनल टूल की तरह इन अर्ली चाइल्डहुड? तो देखिए इसके बेनिफिट क्या है। सबसे पहले तो जो स्टोरी टेलिंग होती है वो डेवलप करती है बच्चे में लिसनिंग एंड लैंग्वेज स्किल। सुनने की जो कला होती है, लैंग्वेज की जो कला होती है, स्किल होती है, उसको इम्प्रूव करती है। इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को एनहांस करती है। जब बच्चे कहानी सुनते हैं तो इमेजिन करते हैं, तो उससे उसकी इमेजिनेशन बढ़ती है, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। इसके थ्रू टीचर्स उनको मॉरल वैल्यूज, लाइफ स्किल सिखा सकती हैं, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या गलत सही, वो सब सिखाया जा सकता है। हमें पता है कि पंचतंत्र की कहानियां जो हम बचपन में सुनते थे तो उसका कितना इफेक्ट होता है हमारे जीवन के ऊपर। अटेंशन स्पैम को इंक्रीज करते हैं, कि हमारी जो अटेंशन होता है, बच्चे ध्यान से सुनते हैं, ध्यान देना सीखते हैं, तो इसको इसको इम्प्रूव करता है। कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करता है फोक स्टोरीज के थ्रू। हमारे जो पौराणिक कथाएं हैं या फोक स्टोरीज है उनके थ्रू हमारे जो संस्कृति है उसको एनकरेज करते हैं। इसके लिए आप कठपुतली यूज कर सकते हो, प्रॉप्स यूज कर सकते हो, एक्सप्रेसिव वॉइस होनी चाहिए, आप जो बोल रहे हो वो आप एक्सप्रेस करके बोलें, तो बच्चों को अच्छे मजा आएगा कहानी सुनने में और बच्चों की एंगेजमेंट बढ़ेगी कहानी सुनने के अंदर। अब इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस विद एग्जांपल। वो कौन सी प्रैक्टिस है जो डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट है। तो एक्टिविटी मैच द एज, इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन। सबसे पहले हमें एक्टिविटीज को बच्चे की उम्र, उसके इंटरेस्ट और उसकी एबिलिटीज के हिसाब से बनाना चाहिए। ठीक है, फिर आता है एक्टिविटी लर्निंग थ्रू हैंड्स ऑन मटेरियल। हाँ, ऐसी एक्टिविटीज हमें ज्यादा करने की कोशिश करनी चाहिए जिसमें बच्चा खुद अपने हाथ से करे और यूज मटेरियल्स को यूज करके करे, तो बच्चे को ज्यादा लर्निंग होगी, उसका डेवलपमेंट ज्यादा होगा। रेस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल पेस ऑफ डेवलपमेंट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें हर बच्चे का जो डेवलपमेंट का पेस होता है उसको रेस्पेक्ट करनी है, कि उसको हमें ध्यान रखना है कि इस बच्चा धीरे सीख रहा है, कोई तेज सीख रहा है, उसको रेस्पेक्ट करनी है।
फोकस ऑन प्रोसेस ओवर प्रोडक्ट, हमें प्रोसेस को फोकस करना है, प्रोडक्ट को नहीं। वो फाइनली क्या बना रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है। वो पेंटिंग कर रहा है ज्यादा फर्क पड़ता है। एक्सप्लोरिंग पेंट इंस्टेड ऑफ परफेक्ट ड्राइंग, हमें परफेक्ट ड्राइंग की तरफ नहीं जाना है, हमें बताना है वो कलर को यूज कर रहा है, कुछ कर रहा है कलर से, तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अब इसका एक एग्जांपल है कि जो 3 साल का बच्चा होता है उसको आप फ्रीली डव के साथ खेलने दो। डफ मतलब जो रेत होती है या जो क्ले होती है उसके साथ आप फ्रीली खेलने दो, ठीक है, जिससे कि वो उसको फोर्स मत करो तू स्पेसिफिक कोई शेप बना, ऐसा बना, कुछ अच्छा बना, नहीं, उसको फ्रीली खेलने दो। लेट हिम डू व्हाट ही इज डूइंग, वो जो कर रहा है उसको करने दो। सो ये आज हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए आपका DEC 01 पेपर के, और मुझे उम्मीद है आपको ये हेल्प करेंगे एग्जाम के अंदर। So thank you very much for listening to this video and wishing you a very best of luck for your exam। अपने एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। आप फोकस रहिए, अपने क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। आपने जो प्रिपरेशन की है उस पर विश्वास रखिए, आपको सब आता है, आप लिख सकते हो। और हमेशा याद रखिएगा, जो ट्रू सक्सेस आती है वो पूरा कोर्स समझ के आती है। कुछ शॉर्ट में काम करेगा तो उसकी सक्सेस भी शॉर्ट शॉर्ट ही होगी, पर जिसने अच्छे से पढ़ाई की और पूरा कोर्स समझा है, थ्रू आउट ईयर काम किया है, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा बनिस्पत की कुछ चंद सवाल करने से। सो वंस अगेन गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक योर फॉर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।